यह सब एक वीआईपी डिलीवरी रूम से शुरू होता है, जहां एक महिला बच्चे को जन्म देने वाली होती है और मज़े से एक मैगजीन पलट रही होती है। लेकिन जल्द ही उसका सब्र जवाब दे जाता है और वह नर्सों पर चिल्ला उठती है, इस बच्चे को अभी बाहर निकालो। वो अब भी मैगजीन पढ़ते हुए गुस्से से चिल्ला रही होती है। तभी अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती है और एक स्टाफ मेंबर दौड़ते हुए दादाजी को बधाई देने आता है। इसके बाद सभी लोग मिस्टर लू को बधाई देने लगते हैं, जो विनम्रता से सभी का धन्यवाद करते हैं। फिर वह एक नौकरानी से पूछते हैं, शी क्वीन कहाँ है? नौकरानी जवाब देती है, यंग मास्टर को पृथ्वी पर कुछ जरूरी काम था। यह सुनकर बच्चे के दादा अपने ही बेटे की गैर मौजूदगी पर गुस्से से आगा बबूला हो जाते हैं और उसे पूरी तरह नाकारा कह देते हैं। उसी वक्त डिलीवरी रूम के अंदर से एक अजीब और डरावनी चीख सुनाई देती है, जिससे बाहर खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। स्थिति को लेकर चिंतित मिस्टर लू फौरन खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, अंदर आखिर चल क्या रहा है? उधर कमरे के अंदर माँ के चेहरे पर एक तेज रोशनी चमक रही होती है, जिसे देखकर वह सन्न रह जाती है। जब दादाजी और उनके लोग कमरे में घुसते हैं तो वहां का दृश्य देखकर एकदम जड़ हो जाते हैं। वो रोशनी उस नवजात शिशु से निकल रही होती है, जो पीली बिजली से घिरा हुआ होता है, और ऐसा लगता है मानो वह उसमें मग्न है। बच्चा सोचता है, किसने सोचा होगा कि एक आम इंसान इस खानदान में पुनर्जन्म लेकर आएगा और ऊपर से दिव्य चेतना भी जागृत करेगा। उसी पल एक सिस्टम स्क्रीन सामने प्रकट होती है, जो बताती है बिजली तत्वीय दिव्य चेतना सक्रिय हो गई है। शक्ति स्तर सागर स्तर। दादाजी स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि उनका पोता उसी शक्ति के साथ जन्मा है जिसे वे खुद अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पा सके। अपनी छड़ी गिराते हुए दादाजी जोर से चिल्लाते हैं, ये तो जन्मजात दिव्य चेतना है, वो भी बेजोड़। वो खुशी से अपने पोते को उठाते हैं और ऐलान करते हैं, लू वंश ने आखिरकार एक युगों में एक बार पैदा होने वाला जीनियस पाया है। लेकिन वही वो बच्चा जो असल में हमारा नायक है। मन ही मन सोचता है, अब मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाकर इस पूरे वंश से सब कुछ छीन लूंगा और अपने उस घटिया बाप को कभी भी पुनर्जन्म लेने नहीं दूंगा। इधर नौकरानियां आपस में बातें करती हैं। यंग मास्टर तो पहले से ही मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें तो रोना तक नहीं आया। ये किसी महान भाग्य का संकेत है। बुजुर्ग दादा वादा करते हैं कि इस बच्चे की परवरिश के लिए कबीले की सारी ताकत झोंक दी जाएगी। नवजात शिशु यानी हमारा हीरो सोचता है, वो घटिया आदमी जिसने मुझे मार डाला था, उसके बाद के ये 6 महीने जैसे सपना लगते हैं। जन्म के 1 महीने बाद उसकी माँ एक खास टॉनिक पीती है, जो एक नौकरानी ने उसे दिया था। जैसे ही वो टॉनिक पीती है, उसके पूरे शरीर से तेज सुनहरी रोशनी फूटने लगती है। उसी दौरान हमारे नायक को तेज विकास एक्सेलरेटेड ग्रोथ की एक विशेष क्षमता प्राप्त होती है और वह सिर्फ भ्रूण होते हुए भी डी स्तर लेवल डी तक पहुंच जाता है। वह सोचता है कि आम लोग कभी कबीले की ताकत से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वो पहले ही उस स्तर तक पहुंच गया है जिसे पाने के लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। पर फिर भी वह हैरान होता है, आखिर ये क्षमता है क्या? इतनी तेजी से विकास की कोई रिकॉर्ड में तो जानकारी नहीं है। 2 महीने बाद उसे एक और संकट का सामना करना पड़ा, मां के मूल भ्रूण द्वारा उसे पूरी तरह अवशोषित कर लिए जाने का। लेकिन किस्मत ने साथ दिया और उसे एक इनाम मिला। अपनी तेज विकास क्षमता का उपयोग करते हुए उसने मूल भ्रूण को निगल लिया और उसकी जन्मजात बिजली तत्वीय दिव्य चेतना इनेट लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस को हासिल कर लिया। अब वह बेहद उत्साहित है, क्योंकि बिजली तत्वीय चेतना सबसे दुर्लभ तत्वीय शक्तियों में से एक है। नायक ने मन ही मन ठान लिया है, इस परिवार के सबसे बेहतरीन संसाधनों का इस्तेमाल करके मैं खुद को ताकतवर बनाऊंगा और भी ज्यादा। 3 महीने बाद उसकी बिजली तत्वीय दिव्य चेतना पहले ही मध्य स्तर इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। अब सीन कटता है उसकी मां के कमरे में, जहां फर्श पर महिलाओं की हाई हील्स और अंडरवियर बिखरे पड़े हैं। बिस्तर पर कुछ पैरों के जोड़े उलझे हुए हैं और माहौल कुछ ज्यादा ही अंतरंग हो चला है। वहीं हम देखते हैं उसकी मां एक सुनहरे बालों वाले पुरुष के साथ बिस्तर में है, जबकि उसका बेटा अब भी उसकी कोख में पल रहा होता है। वो पुरुष पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? महिला बेफिक्री से जवाब देती है, मेरी शादी तो बस एक राजनीतिक सौदा है। उस दौरान गर्भ में पल रहा बच्चा इन सब बातों को साफ साफ सुन रहा होता है। वो आदमी सवाल करता है, कहीं ये बच्चा मेरा तो नहीं है? लेकिन महिला उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बस और ज्यादा चाहती है। हमारा एमसी यानी मुख्य किरदार गुस्से में सोचता है, ये सारा हंगामा मेरी ऊर्जा अवशोषण की दर को बुरी तरह बिगाड़ रहा है। इसीलिए नायक एक ही बार में बहुत सारी ऊर्जा छोड़ देता है, जिससे उसकी मां तड़पकर शिकायत करती है। ऐसा लगा जैसे अंदर से जल गई। 6 महीने की उम्र में ही उसकी शक्ति पीक डी लेवल तक पहुंच जाती है और वह अपनी मां की शारीरिक प्रकृति को समझ लेता है।
एक सुंदर और शांत चेहरा उसकी माँ के पेट की ओर देख रहा होता है। वो आदमी सोचता है, आखिर ये हरामी बच्चा पैदा कब होगा। गर्भ के अंदर नायक अपनी आंखें खोलता है और अपने पिता की तरफ नफरत से भरी नजरों से घूरता है। वह उसकी शक्ल देखता है और सोचता है, गंदा कुत्ता। फिर एक फ्लैशबैक शुरू होता है जहां पिछले जीवन का युवा नायक भयंकर राक्षसों के बारे में चेतावनी सुना रहा होता है। एक घायल साथी कहता है, लू भाई, यहां से भाग जाओ। लेकिन नायक बस खड़ा होकर उसे देखता रहता है और उसका दोस्त एक भयानक राक्षस द्वारा निगल लिया जाता है। तभी एक दुष्ट मुस्कान के साथ वही गद्दार व्यक्ति अपने आदमियों को हुक्म देता है, इस राक्षस को खिला दो ताकि इसकी आत्मा की कोर बन सके। वो आदमी तिरस्कार से मुस्कुराता है और अपने पुराने साथी के पतन को मजे से देखता है। उसी वक्त एक विशाल नुकीली शाखा नायक की ओर आती है और उसे बेदर्दी से भेद देती है, उसे हवा में लटका देती है। छाती में गहरा घाव देखकर नायक हैरान रह जाता है। उसने मुझे धोखा दिया। वो गद्दार जोर जोर से हंसता है और कहता है, यही होता है जब कोई अपने आप को ज्यादा समझने लगता है। जैसे ही नायक गिरता है, वो उस आदमी पर चिल्लाता है, तूने मुझे सिर्फ राक्षसों को खिलाने के लिए धोखा दिया। मरते वक्त उसके दिमाग में बस एक ही चिंता होती है, मेरी छोटी बहनों का क्या होगा। वो याद करता है जब उसने एक बहन से वादा किया था, मैं जल्द लौटूंगा। इसके बाद उसका अतीत दिखाया जाता है जहां वह हथियार उठाकर मिशन पर जा रहा होता है और 3 छोटी बहनें दरवाजे पर उसे जाते हुए देखती हैं। खिड़की से चांद की ओर देखती हुई वो बहनें सोचती हैं, भैया कब लौटेंगे। फिर सीन लौटता है वर्तमान में, जहां गर्भ में पल रहा बच्चा क्रोध से भर चुका है और कसम खाता है, मैं उस गद्दार से अपनी बहनों को अलग करने का बदला लूंगा। अपनी शक्ति को केंद्रित करते हुए वो बच्चा गर्भ के अंदर से ही एक मुक्का मारने की तैयारी करता है और अगले ही पल जोरदार मुक्का उसके पिता के चेहरे पर लगता है। वो आदमी हैरानी से उड़कर दूर गिर पड़ता है और माँ हक्का बक्का रह जाती है। ये बच्चा अभी से उत्पात मचा रहा है। गिरा हुआ व्यक्ति दर्द से तड़पता है, समझ नहीं पाता कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या है। उधर दादाजी नर्स को आदेश देते हैं, देखो अंदर क्या चल रहा है। स्टाफ सदस्य बताती है कि युवा स्वामी की प्रतिभा असाधारण है, इसीलिए उसका विकास भी बहुत तेज हो रहा है। फिर वह चौंकते हुए कहती है कि बच्चा अब जन्म लेने ही वाला है और उसकी मां प्रसव पीड़ा में जा रही है। लड़का सोचता है कि पुनर्जन्म से पहले उसकी सीमा केवल डीडी स्तर तक थी और अब वह एक और टूपो ब्रेक थ्रू के करीब है। अपार पीड़ा में मां चीखती है और कहती है कि तुरंत सबसे अच्छे डिलीवरी डॉक्टर को बुलाया जाए। जब वह 1 महीने का हुआ तो लू परिवार ने एक भव्य उत्सव भोज का आयोजन किया। दक्षिण शियाओं के कई प्रमुख परिवार उपहार लेकर नवजात का उत्सव मनाने आए। पार्टी के दौरान दादा एक नौकरानी के साथ वायलिन परफॉर्मेंस देखते हैं। उसी समय 1 महीने का मुख्य पात्र एक नौकरानी की बाहों में शांति से आराम कर रहा है। एक अतिथि मास्टर लियो को पोते के लिए बधाई देता है, लेकिन बुजुर्ग किसी गहरी सोच में डूबा होता है। एक और अतिथि लड़के के पिता को बधाई देता है, जबकि बच्चा उस व्यक्ति को घूरता है जिसने उसके पिछले जीवन में उसे धोखा दिया था। वह उस दुश्मन को देखकर क्रोधित हो जाता है जिसने उसे उसकी बहनों से अलग कर दिया और उसी समय बदला लेने की कसम खा लेता है। अपनी यादों में उसे अपनी छोटी बहनों का एक विशाल जन्मदिन केक देखकर उत्साहित होना याद आता है। अपने पिछले जीवन में वह फोन पर भाई चेन से बात कर रहा था, जो उस पर मिशन के लिए देर से आने की शिकायत कर रहा था। युवा लड़का माफी मांगता है और धोखेबाज सोचता है कि उसने उसे केवल इस वजह से काम पर रखा क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। वह आदमी उसे सलाह देता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करे और लड़का उसके इस अवसर के लिए धन्यवाद करता है। उसकी बहनें छोटे से केक के टुकड़े को खाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। बड़ा भाई एक बहन को अलविदा कहता है और बताता है कि उसे एक काम पर जाना है, लेकिन वह जल्दी लौटेगा। फिर वह अपना हथियार बैग से निकालता है और घर छोड़ने के लिए तैयार होता है। दरवाजा बंद हो जाता है और तीनों छोटी बहनें अकेले अपने भाई के लौटने का इंतजार करती हैं। खिड़की से चांद को निहारते हुए वे सोचती हैं कि उनका प्यारा भाई कब लौटेगा। उधर एक आदमी एक अंधेरे जंगल के बीच एक चमकते पोर्टल की ओर बढ़ता है। वह वही आदमी है जो पार्टी में युवा स्वामी जी को बधाई दे रहा था। युवा स्वामी जी, जो इस खतरनाक ऑपरेशन का नेता लगता है, अपने अधीनस्थों के साथ। वह पूछता है कि मिशन कैसा चल रहा है। आदमी बताता है कि वे काफी समय से अंदर हैं और अब तक राक्षसों को पर्याप्त भोजन मिल गया होगा। युवा स्वामी जी पुराने चेन की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि वह अच्छा पला बड़ा है और हमेशा बहुत कुशल रहता है। फिर वह अपनी महिला साथी की ओर मुड़ता है और कहता है कि वे सिर्फ उसी के लिए आए थे, लेकिन महिला तिरस्कार पूर्वक कहती है कि वह भी जी परिवार का एक और घटिया आदमी है जो सिर्फ ऊपर चढ़ना चाहता है। इसके बाद वह धोखेबाजों का दल पोर्टल से निकलने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय हमारे नायक का एक साथी चेतावनी देता है कि पास में एक शक्तिशाली राक्षस है। युवा स्वामी हैरान होता है कि कोई अब भी जीवित है, क्योंकि उसे दवा के लिए और भोजन चाहिए।
पुराना चेन कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सभी सिर्फ डी लेवल के सैनिक थे। तभी एक तेज आवाज सभी का ध्यान खींचती है और सब एक ही दिशा में देखने लगते हैं। समूह का नेता गंभीर चेहरा बनाकर स्थिति का आकलन करता है। जल्द ही वे देखते हैं कि एक राक्षस के पैर पर ताजा घाव है। राक्षस हमारे नायक की ओर गुस्से से देखता है, जो उस सुनसान जगह में अकेला खड़ा होता है। थका हुआ और घायल होने के बावजूद वह युवा लड़का डटकर खड़ा होता है, अंतिम लड़ाई के लिए तैयार। तभी धोखेबाजों में से एक धीरे धीरे पास आता है। युवा स्वामी जी पूछता है कि ये चीज कहाँ से आई और इसकी हिम्मत कैसे हुई उसके राक्षस को घायल करने की। जब वह जीवित बचे व्यक्ति को देखता है तो वह चौंक जाता है और कहता है, येन। युवक मुड़ता है और भाई चेन को पुकारता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। या चेन का दोस्त पूछता है, क्या तुम कोई मदद लेकर आए हो, जबकि दुश्मन पीछे हटते हुए भाग रहे होते हैं। इधर वर्तमान में वह नवजात बच्चा जो पिछले जन्म की यादें लिए हुए हैं, उसी पल यह कसम खाता है कि वो अपने परिवार के इस गहरे रक्तपात का बदला जरूर लेगा। वो अपने छोटे छोटे हाथ फैलाकर उस गद्दार की ओर देखता है और मासूम सी आवाज में कुछ बोलता है। गद्दार चौंक कर उसे देखता है और बड़बड़ाता है, समझ ही नहीं पाता कि बच्चा उससे चाहता क्या है। तभी लड़के का पिता कहता है, मेरा बेटा चाहता है कि तुम उसे गोद में उठाओ, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। गद्दार सिर झुकाकर बच्चे को उठाता है और आभार प्रकट करता है, जैसे कोई इनाम मिल गया हो। बच्चा नकली रोने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे गोद में उठाता है, बच्चा पीली ऊर्जा छोड़ने लगता है। तभी वह अपनी बिजली वाली ताकत का इस्तेमाल करता है और गद्दार को जोरदार झटका देता है। वह आदमी दर्द से चिल्ला उठता है। बिजली की तरंगें उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती हैं। उस झटके से वह बच्चा उसके हाथ से फिसल जाता है और जमीन पर जोर से गिरता है। पार्टी में मौजूद महिलाएं हड़बड़ाकर उस ओर देखने लगती हैं। संगीत बजाना बंद हो जाता है, सब स्तब्ध हो जाते हैं। लड़के का दादा गंभीर चेहरा बनाकर सब देख रहा होता है। माँ बाप यह सब देखकर चौंक जाते हैं। बच्चा जो जमीन पर गिरा होता है, अचानक जोर जोर से रोने लगता है, ताकि सबको लगे कि कुछ मासूम बच्चा है जिसे कुछ पता नहीं। गद्दार का पसीना छूटने लगता है। वह घबरा जाता है। अब क्या होगा, यह सोचकर उसका बदन कांपने लगता है। दादा गुस्से में गरजते हैं, तुमने हमारे लू परिवार के खजाने को जमीन पर गिरा दिया। डरा हुआ गद्दार घुटनों के बल गिर जाता है। नहीं नहीं, मैंने नहीं गिराया, वो बच्चा खुद उछल कर गिरा। लेकिन बच्चे का पिता उसकी बात नहीं मानता। गुस्से में उसे कुत्ता कहकर एक जोरदार लात मारता है। लात इतनी जबरदस्त होती है कि वह आदमी उड़कर दूर जा गिरता है। अब वो जमीन पर सिर झुकाकर माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, मैं कभी लड़के को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने सारे खजाने दे दूंगा, बस उसे ठीक कर दीजिए। बच्चे का पिता यह सब देखकर एक व्यंग्य भरी मुस्कान देता है, जैसे उसे यह सब देखकर मजा आ रहा हो। फिर वह हुक्म देता है, इसे घसीट कर बाहर ले जाओ और अच्छी तरह से पीटो। गद्दार चौंक कर भी धन्यवाद कहता है कि उसे केवल पिटाई ही मिली। नौकरानी बच्चे को उठाती है। उसकी गोद में बच्चा एक शैतानी मुस्कान देता है, जैसे कि उसकी चाल काम कर गई हो। दुश्मन माथे पर चोट लिए सब देखता है। अब भी उसे समझ नहीं आता कि हुआ क्या। बच्चा लगातार रो रहा होता है, अपनी मासूमियत का नकाब बनाए रखने के लिए। गद्दार फिर से चौंकता है, यह फिर रोने लगा। दादा हुक्म देते हैं, मास्टर को अंदर ले जाओ और देखो कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। फिर वो अपने बेटे को डांटते हैं, हमारे परिवार के रुतबे के आगे ऐसे निकम्मों की कोई जरूरत नहीं है। घृणा से भरी एक सांस छोड़ते हुए वो गुस्से में पार्टी से निकल जाते हैं। बच्चे का पिता यह सुनकर अंदर ही अंदर भड़क उठता है। गिलास को इतनी जोर से पकड़ता है कि वो उसके हाथ में ही टूट जाता है। वह अचानक मुड़ता है और गद्दार के चेहरे पर एक और जोरदार लात जड़ता है। फिर दूसरी लात मारता है और आदेश देता है, इसे बाहर घसीटो और घर के कुत्तों के सामने फेंक दो। सैनिक उसे घसीटते हैं। वह गिड़गिड़ाता है, माफ कर दीजिए प्लीज, मगर किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेजबान मेहमानों से कहता है, पार्टी जारी रखो। वहीं बच्चा सोच रहा होता है कि अगली शक्ति कैसे प्राप्त की जाए। डॉक्टर उसकी जांच करता है और कहता है, इस बच्चे की काया अविश्वसनीय है, यह पूरी तरह से स्वस्थ है। दादा हंसते हैं और घोषणा करते हैं, बहुत अच्छा, हमारा पोता एकदम स्वस्थ है। लेकिन अब बच्चे के लिए सबसे जरूरी बात यह है, उन्हें अपनी तीनों बहनों को ढूंढना है जिन्हें पिछली जिंदगी में पीछे छोड़ आया था। उसे जल्दी बड़ा होना है ताकि वह उस औरत की सत्ता, एसेंस हासिल कर सके। तभी बच्चा दूध के लिए जोर जोर से रोने लगता है। डॉक्टर को बुलाने की मांग करता है। दादा हुक्म देते हैं, बहू को बुलाओ, बच्चे को दूध पिलाना है और कुछ आध्यात्मिक औषधि भी लेनी है। माँ थककर कहती है, मैंने अभी तो दूध पिलाया था, अब तो पूरी तरह थक गई हूं। लेकिन परिवार के मुखिया कहते हैं, कुर्बानी देनी होगी, ये हमारे वंश का भविष्य है।
महिला मजबूरी में अपना कोट उतारती है और फिर से दूध पिलाने की तैयारी करती है। बच्चा मुंह खोलकर रोता है, जैसे माँ की गोद का इंतजार कर रहा हो। वो उसे उठाती है, थकी आंखों से देखती है, फिर उसे स्तनपान कराने लगती है और कहती है, ये छोटा शैतान कितना जोर से पी रहा है। उसकी हालत देखकर दादा आदेश देते हैं, बहू के लिए टॉनिक सूप लाओ। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि बच्चा अपनी माँ के साथ गर्म झरने हॉट स्प्रिंग में स्नान कर रहा है। माँ बड़बड़ाती है, काफी देर से दूध पी रहा है, लगता है जैसे पिछले जन्म में मैंने इससे कुछ उधार लिया हो। 3 महीने बाद वह बच्चा अब पूरे घर में रेंगता फिर रहा है और उसकी शक्ति अब समुद्र स्तर सी लेवल तक पहुंच चुकी है। पिछले जन्म में उसे प्राथमिक डी स्तर से मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचने में 1 साल लग गया था। तब वह कई खतरनाक पोर्टल मिशनों में भाग लेता था और अनगिनत चोटें झेल चुका था। लेकिन इस जन्म में सिर्फ दूध पीकर उसने 3 महीने में ही प्राथमिक सी स्तर से मध्यवर्ती स्तर तक का सफर तय कर लिया। एक पारिवारिक रात्रि भोज के दौरान वह नन्हा नायक रेंगता हुआ मुख्य मेज की ओर पहुंच जाता है। दादा गुस्से से गरजते हैं, किस बेवकूफ की निगरानी में था यह बच्चा, उसे रेंगता छोड़ दिया। नौकरानी झुककर माफी मांगती है, माफ कीजिए मास्टर, बच्चा इतनी तेज रेंगता है कि मैं पीछे ही नहीं रह पाती। बच्चे का पिता मजाक करता है, लगता है हमारा बेटा फिर से दूध के लिए आ गया है। और माँ थकी हुई सी जवाब देती है, ये 3 महीने से मेरे सीने पर ही चिपका हुआ है, अब तो मुझे थोड़ी राहत चाहिए। लेकिन बच्चे के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। मुझे समय बर्बाद नहीं करना है, मुझे और ताकतवर बनते रहना है। सबको चौंकाते हुए बच्चा पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। दादा और बटलर दोनों हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। बच्चा चलकर अपनी माँ की तरफ बढ़ता है। माँ चौंक कर उसे देखती है। वह बच्चा छलांग लगाकर माँ पर कूद जाता है और माँ चिल्ला उठती है, अरे मुझे कम से कम खाना तो खाने दो। नौकरानी हड़बड़ा जाती है और सबको बताती है, मास्टर मास्टर खड़े होकर चलने लगे हैं, वो पूरे कमरे में घूम रहे हैं। बटलर टिप्पणी करता है, इस बालक की काया दिव्य है, यह असामान्य विकास है। दादा प्रसन्न होकर अपने पोते को गौर से देखते हैं और गर्व से मुस्कुराते हैं। फिर वो गंभीर होकर कहते हैं, परिवार के नियमों के अनुसार अब समय आ गया है कि उसके लिए एक निजी सेवक चुना जाए। कहीं एक अंधेरी जगह में दादा एक गार्ड से पूछते हैं, क्या परिणाम आया? गार्ड जवाब देता है, सिर्फ 2 उम्मीदवार बचे हैं। बच्चा अब अपनी माँ की गोद में है और उसे एक अस्थायी अखाड़े अरीना में लाया जाता है, जहां यह परीक्षा होने वाली है। वह चारों ओर ध्यान से देखता है और तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह चौंक जाता है। एक कोठरी के अंदर एक छोटी सी सफेद बालों वाली लड़की आत्मरक्षा की मुद्रा में खड़ी होती है, भयभीत और सतर्क। दूसरी ओर सुनहरे बालों वाली एक लड़की जोर से चिल्लाती हुई आगे बढ़ती है, आक्रमण करो! और वह अपनी प्रतिद्वंदी की ओर दौड़ पड़ती है। यह देखकर बच्चा हैरान हो जाता है कि वह वहां क्या कर रही है, और तभी उसका शरीर तेजी से चमकने लगता है। फिर वह अपनी बिजली जैसी शक्ति का इस्तेमाल करता है और लड़ रही लड़कियों में से एक को जोरदार झटका देता है। झटका लगते ही सुनहरे बालों वाली लड़की हवा में उछल जाती है और जोर से जमीन पर गिरती है, एक ही झटके में बेहोश। यह मौका पाकर सफेद बालों वाली लड़की झपट कर रोटी पर कूद जाती है। बिना कुछ सोचे वह लड़की रोटी को उठा लेती है और भूख से तड़पते हुए उसे खाने लगती है, वह भी जेल के बीचों बीच। माँ के बाल डर से खड़े हो जाते हैं। मुख्य पात्र घबरा जाता है, मन ही मन दुआ करता है कि किसी ने कुछ अजीब न देखा हो। दादा जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि उनका पोता तो अपने बाप से भी ज्यादा लड़ाकू जज्बा रखता है। बच्चा सोचता है कि बच्चा होना वाकई फायदेमंद है, क्योंकि बड़े लोग हमेशा उसके लिए बहाने बना ही लेते हैं। बुजुर्ग आदमी तय करता है कि अब वह छोटी लड़की नौकरानी बनेगी और आदेश देता है कि उसे अच्छे से नहलाया जाए और शिष्टाचार सिखाया जाए। लेकिन वह छोटी बच्ची अब भी बिना किसी परवाह के उसी जोश से खाना खा रही है। पालने में पड़ा बच्चा बहुत खुश नजर आता है और मुस्कुराते हुए अपनी नई नौकरानी को बुलाता है। इसी बीच बटलर समझाता है कि वह एक डेथ सर्वेंट है और उसका काम है युवा स्वामी की रक्षा करना। वह सफेद बालों वाली छोटी लड़की सिर हिलाकर चुपचाप अपनी नई किस्मत को स्वीकार कर लेती है। बटलर यह भी कहता है कि उसे अपने मालिक के साथ रहना होगा और तब तक मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण लेना होगा जब तक मालिक सो रहा हो। यह सब सुनकर छोटी नौकरानी अब बच्चे के कमरे में अपनी ड्यूटी शुरू करने के लिए जाती है। कमरे में पहुंचते ही बच्चा उसे देखकर खुशी से बुलाता है और मुस्कुराते हुए अपनी तरफ इशारा करता है। लेकिन तभी लड़की चुपचाप एक चाकू निकालती है और उसका चेहरा नफरत और बदले की भावना से भर जाता है। बच्चा घबरा जाता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर वह बोल नहीं सकता। उसकी आवाज की नलियां अभी विकसित नहीं हुई हैं। लड़की कहती है
कि वह अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसे यहीं और अभी खत्म करने आई है। वह चाकू उठाती है और मासूम पालने में पड़े बच्चे पर वार करने के लिए तेजी से झपटती है, अपने निशाने को पूरी तरह असहाय समझकर। हालांकि लड़की का हमला बेहद तेज था, लेकिन लड़का अद्भुत फुर्ती से उसे चकमा देता है और झटपट पालने से बाहर कूद जाता है। वह जमीन पर उतरता है और पीछे एक ऊर्जा की परछाई छोड़ देता है, जिसे देखकर लड़की हैरान रह जाती है। फिर अचानक बच्चा उसके ठीक बगल में प्रकट होता है, जिससे वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। एक शब्द भी नहीं निकलता उससे। अचानक लड़की के शरीर से हरे रंग की एक आभा निकलने लगती है। वह लड़ाई की तैयारी में है। मुख्य पात्र हैरान रह जाता है जब देखता है कि लड़की के पास विंड टाइप डिवाइन सेंस है। इसके साथ ही लड़की हवा की शक्ति से हमला करती है, लेकिन बच्चा अपनी बिजली से उसका मुकाबला करता है। दोनों शक्तियां टकराती हैं और उनके टकराव से पूरा कमरा रंगीन और तेज रोशनी से चमक उठता है। बच्चा सोचता है कि दोनों शक्तियों का एक साथ इस्तेमाल करना उसके नन्हे से शरीर के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। तभी उसके दिमाग में एक शानदार योजना आती है इस जटिल स्थिति को सुलझाने की। मुख्य पात्र इशारा करता है और अपनी थंडर डिवाइन सेंस को बहुत कम ताकत से इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही बिजली की एक छोटी सी भाला जैसी किरण लड़की से टकराती है। झटका इतना तीव्र होता है कि वह कुछ पल के लिए लकवाग्रस्त हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है, ठीक से हिल भी नहीं पाती। बच्चा इस नतीजे से राहत की सांस लेता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा है कि यह सब करने में वह थक चुका है। जमीन पर पड़ी लड़की अब भी अपने पूरे शरीर में बिजली की सनसनाहट महसूस कर रही है। बच्चा धीरे धीरे उसके पास जाता है और वह चाकू उठाता है जिससे लड़की ने हमला किया था। फिर वह जानबूझकर अपनी उंगली चाकू से काटता है और उसकी नोक पर एक बूंद खून टपकती है। बच्चा उसी खून से जमीन पर एक संदेश लिखता है। सोचता है कि अच्छा हुआ वह समझदार है और संवाद करने का यह तरीका सूझा। जैसे ही लड़की वह संदेश पढ़ती है, वह सब कुछ समझ जाती है। बच्चा अपनी बाहें फैलाकर उसे गले लगाने के लिए बुलाता है, लेकिन लड़की फिर से उस पर हमला कर देती है। बच्चा एकदम चौंक जाता है और तभी याद आता है वह अभी पढ़ना नहीं जानती। वह फिर से हमले को चकमा देता है और परेशान हो उठता है। अगर किसी ने देख लिया कि वह उस पर हमला कर रही है तो उसका अंत तय है। उधर वही गद्दार आदमी हवेली के गलियारों से गुजर रहा होता है, हाथों में एक लकड़ी का डिब्बा लिए हुए। एक फ्लैशबैक में लड़के के पिता कहते हैं कि वह आदमी अब तक जिंदा है क्योंकि वह उनके लिए अभी भी उपयोगी है। जमीन पर पड़ा वह आदमी युवा स्वामी का धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसे जिंदा छोड़ा और वादा करता है कि अब वह और मेहनत करेगा। स्वामी कहते हैं कि दादा बहुत गुस्से में है और अब उसे बच्चे को खुश करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वह आदमी सोचता है कि उसने अपनी हर चीज बेच दी थी बस एक दुर्लभ वस्तु की नीलामी में उसे खरीदने के लिए। तभी उसे नन्हे स्वामी की आवाज सुनाई देती है और वह चौंक उठता है। सोचता है कि कमरे में क्या हो रहा है, और फिर वह दरवाजा खोलता है और कमरे में घुसते हुए जोर से पुकारता है, लू परिवार की संतान कहाँ है। जैसे ही वह अंदर आता है, वह उन्हें कमरे में एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखता है। यह देखकर बच्चे की आंखों में एक गहरी और चालाक नजर आ जाती है और उसके दिमाग में एक योजना बनती है। गद्दार पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी लड़का नौकरानी का हाथ पकड़कर चाकू को मोड़ देता है। वह अपनी बिजली शक्ति का उपयोग करता है और सफेद बालों वाली लड़की की पेशानी पर हल्का झटका देता है। वह जमीन पर गिर जाती है और बच्चा हवा में ही चाकू को पकड़ लेता है, जिससे उसकी योजना पूरी हो जाती है। बिना किसी हिचकिचाहट के बच्चा अपने ही कंधे में चाकू घोंप देता और चाकू खून से भर जाता है। यह दृश्य देखकर गद्दार दहशत में चीख उठता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद लड़का खून से सना चाकू उस आदमी की ओर फेंक देता है। डरा हुआ आदमी चाकू को हवा में पकड़ लेता है और डर के मारे वहीं जम जाता है। हड़बड़ाहट में वह अपने हाथ में पकड़ा हुआ डिब्बा जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद छोटा नायक गहरी सांस लेता है और अपने शानदार अभिनय की तैयारी करता है। वह जोर जोर से रोने लगता है और बेहोश लड़की के ऊपर लिपटकर बैठ जाता है। आदमी खून से सना चाकू पकड़े हुए खड़ा होता है, पूरी तरह घबराया हुआ। उसकी चीखें सुनकर दादा और अन्य लोग दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। बुजुर्ग और उनका बेटा गंभीर निगाहों से पूरे दृश्य को देखते हैं। बच्चा लगातार रोता रहता है और नौकरानी के ऊपर झुककर ऐसा दिखाता है जैसे उसने उसकी रक्षा की हो। गुस्से में दादा उस आदमी की ओर उंगली उठाकर चिल्लाते हैं कि उसने उनके पोते पर हमला किया है। आदमी चाकू जमीन पर फेंक देता है और खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता है, लेकिन पिता उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे एक जोरदार घूंसा मारते हैं। आदमी घबराकर कहता है कि लड़की ने बच्चे पर हमला किया था और उसने तो सिर्फ बचाव किया। बच्चा रोता रहता है और गद्दार खून बहती नाक के साथ चीखता है। वह बुजुर्ग से कसम खाता है कि वह सच बोल रहा है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। लड़के का पिता उसे फिर एक घूंसा मारता है
और गुस्से में पूछता है कि तोहफा कहाँ है। आदमी डर के मारे जमीन पर पड़ा तोहफा ढूंढने लगता है। दादा सफेद बालों वाली लड़की की तारीफ करते हैं और आदेश देते हैं कि उसे आराम करने के लिए ले जाया जाए। फिर बुजुर्ग अपने पोते के कंधे पर हाथ रखते हैं, जिससे वह बच्चा थोड़ा घबरा जाता है। बुजुर्ग उसे घूरते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को कुत्ते पालना सिखाया था, लेकिन वह लू परिवार की आखिरी उम्मीद को खो बैठा। इसके बाद सभी लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं और गद्दार जमीन पर घुटनों के बल गिरा कांपता रहता है। वह ठंडे पसीने से भीग जाता है और डर से कांपने लगता है कि अब उसके साथ क्या होगा। तभी बच्चे का पिता मुड़कर उसे नफरत से देखता है और गुस्से में उसे जोर से लात मारता है। वह कहता है कि उसने उसे एक मौका दिया था, लेकिन फिर भी उसने उस पर हाथ उठाया। आदमी कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मालिक गुस्से में आदेश देते हैं कि उसे घसीट कर बाहर ले जाओ और कुत्तों को खिला दो। अपनी योजना को सफल होते देख छोटा नायक आखिरकार राहत की सांस लेता है। कंधे पर जख्म लिए छोटा बच्चा जमीन पर बेहोश पड़ी लड़की की ओर चिंता से देखता है। तभी बटलर पास आता है और कहता है कि उसे नौकरानी को तुरंत इलाज के लिए ले जाना होगा। लेकिन तभी बच्चे को याद आता है कि उसने उसके ठीक नीचे फर्श पर एक संदेश लिखा था। वह जल्दी से लड़की के ऊपर लेट जाता है और सिर हिलाकर बटलर को उसे उठाने से रोकता है, लेकिन कर्मचारी बच्चे को उठाकर बेहोश लड़की के ऊपर से हटा देता है। बटलर उसे वापस पालने में रख देता है, जबकि बच्चा बहुत परेशान नजर आता है। जैसे ही बटलर नौकरानी को उठाने वाला होता है, बच्चा सोचता है कि क्या उसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देना चाहिए, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक नया विचार आता है और वह नौकरानी की ओर देखता है, एक नई योजना के साथ। कर्मचारी जैसे ही लड़की को उठाता है, जमीन पर खून का एक बड़ा धब्बा रह जाता है। यह देखकर बच्चा चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि नौकरानी सच में कैसे घायल हो गई। लड़की के कपड़ों पर खून के दाग देखकर बटलर भी हैरान रह जाता है। बच्चा उलझन में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। फिर बटलर लड़की को बाहर ले जाता है और आदेश देता है कि छोटे मालिक का कमरा साफ किया जाए। पालने में अकेला बच्चा चैन की सांस लेता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि असल में हो क्या रहा है। हालांकि वह इस सोच को टाल देता है, क्योंकि फिलहाल उसके पास और भी जरूरी काम है। वह फौरन पालने से कूदकर अपनी अगली योजना के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर एक मसाज रूम में उसकी मां के लिए एक विशेष तेल तैयार किया जा रहा है। महिला को घर की एक सेविका पीठ की मसाज दे रही है। बच्चे की मां बेहद सुकून में लग रही है। शायद बहुत समय बाद उसे इतनी शांति मिली है, लेकिन उसकी शांति तभी टूट जाती है जब बच्चा अचानक दूध के लिए आवाज लगाता है, जिससे वह चौंक जाती है। वह उसके पास रेंगते हुए आता है और वह शिकायत करती है, फिर से आ गया, अपनी भारी भूख के साथ। बच्चा दूध पीने लगता है और मां झुंझलाकर कहती है, आखिर तू कब तक ऐसे ही पीता रहेगा। लेकिन बच्चे को तो जल्दी बड़ा होना है, ताकि वह बोल सके और अपनी नौकरानी को सब कुछ समझा सके। एक हफ्ता बीत चुका है और वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ रहा है लू परिवार की आलीशान हवेली में। इतने ही दिनों में हमारा मुख्य किरदार अब लगभग 3 साल का दिखने लगा है और ठीक ठाक बोलना भी सीख चुका है। वो छोटी सफेद बालों वाली नौकरानी अब भी उसे टेढ़ी नजरों से देखती है। अब भी उसे यही यकीन है कि जो कुछ भी उसके बड़े भाई के साथ हुआ, उसके पीछे यही बच्चा जिम्मेदार है। तभी अचानक वो बच्चा ये की तरफ मुड़ता है और एकदम से सच उगल देता है, मैं ही तो तुम्हारा भाई हूँ। लड़की सुनकर सन्न रह जाती है। वो वहीं जम जाती है। उसकी आंखों का रंग गहराई में डूबते हुए लाल पड़ने लगता है। फिर बच्चा उससे पूछता है, तुम्हारे भाई ने जो केक लाए थे अच्छा लगा था? बस यही सवाल उसके जहन को अतीत की गलियों में धकेल देता है। उसकी आंखों में भावनाओं की लहरें दौड़ने लगती हैं। उसे याद आता है उसका भाई उसे और उसकी 2 और बहनों को पुकार रहा था केक खाने के लिए। जैसे ही उन्होंने सामने केक देखा, तीनों छोटी छोटी बच्चियां खुशी से झूम उठी। वो देखती है कि उसका बड़ा भाई प्यार से केक के टुकड़े काटकर उन्हें दे रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसका भाई फोन पर किसी मिशन के लिए बुलाए जाने की सूचना ले रहा था। जैसे ही वो बाहर जाने वाला होता है, उनमें से एक बहन केक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी उसे रोकती है। रुको, भाई के आने तक इंतजार करो। इसके बाद तीनों छोटी बच्चियां खिड़की के पास बैठकर चांद की ओर देख रही होती हैं, भाई का इंतजार करते हुए। उसी पल चांद की रोशनी में उसे अपने भाई का पुराना चेहरा नजर आता है, जैसे कोई धुंधली सी याद। चांद के प्रतिबिंब में वो पुराना चेहरा अब उसके नन्हे चेहरे से मिलता जुलता लगने लगता है। वो बच्चा लड़की की ओर प्यार से मुस्कुराकर देखता है। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। लड़की को अब यकीन हो जाता है कि उसके सामने जो बच्चा खड़ा है वही उसका प्यारा भाई है। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाती, जोर जोर से रोने लगती है, चीखते हुए जमीन पर गिर जाती है। तभी बच्चा झट से उसका मुंह ढक लेता है, श्श करता है, ताकि किसी को उनके राज का पता न चले। अपने छोटे से हाथों से वो उसकी सिसकियां दबाने की कोशिश करता है, ताकि कोई सुन न ले। तभी वो लड़की उसे कसकर गले लगा लेती है, पूरे दिल से, जैसे उसका सब कुछ वापस मिल गया हो। रोते रोते वो पूछती है, क्या सच में
तुम ही है हो मेरे भाई। लेकिन वो इतनी कसकर पकड़ लेती है कि बच्चा परेशान होकर कहता है, सांस नहीं ले पा रहा। वो झट से उसे छोड़ देती है। बच्चा थोड़ा चकराया हुआ सा गिरते पड़ते सांस लेने लगता है। जब थोड़ा संभलता है तो उसके चेहरे पर गंभीरता लौट आती है। वो अपनी बहन की आंखों में देखता है। अब उसे जवाब चाहिए। लड़की अब भी आंसुओं में भीगी हुई है, लेकिन उसका ध्यान अब पूरी तरह अपने भाई पर है। वो बच्चा उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है, तू यहां कैसे पहुंची? और हमारी बाकी बहनें कहाँ हैं? इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर लड़की थोड़ी घबरा जाती है और कहती है, भाई थोड़ा धीरे पूछो ना। आखिरकार दोनों थोड़ा शांत होते हैं और अब वक्त है सब कुछ बताने सुनने का। लड़की बताती है, उस दिन जब तुम मिशन पर गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। फ्लैशबैक में दिखता है तीनों छोटी बहनें भूखी बैठी केक की ओर देख रही हैं जो भाई लाया था। एक बहन सोचती है, भाई को लौटने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? सबसे छोटी बहन तो यहाँ तक पूछ बैठती है, क्या भाई हमें छोड़कर चला गया है? वो पहले कभी इतना देर नहीं करता था। ये सब देख समझकर ये तय करती है कि अब और इंतजार नहीं करेगी। वो खुद बाहर निकलती है भाई को ढूंढने के लिए और मिशन हेडक्वार्टर पहुंचती है। वहां वो देखती है कि एक शिकारी की पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही है, एक धोखेबाज पर इल्जाम लगाते हुए कि उसका पति भी उसी मिशन से गायब हो गया है। वो आदमी बिना धैर्य खोए उल्टा उसे पागल कह देता है और धक्का मारकर दूर हटा देता है। तभी एक और शिकारी वहां आता है और उस धोखेबाज पर आरोप लगाता है, तू ही था जो यंग मास्टर लू और बाकी लोगों के साथ पोर्टल में गया था। बस उसी पल छोटी नौकरानी को सब समझ आ जाता है, यही आदमी असली गुनहगार है। वो धोखेबाज बिना किसी चिंता के सिगरेट फूंक रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर अचानक वो अपनी अग्नि शक्ति का इस्तेमाल करता है और अपने विरोधी पर हमला करने की तैयारी करता है। एक भयंकर आग का गोला उस शिकारी की ओर उड़ता है जो डर के मारे हिल भी नहीं पाता। वो सीधा आग की चपेट में आ जाता है और उसकी पूरी देह आग की लपटों में घिर जाती है। वो जमीन पर गिर पड़ता है पर कोई और कुछ नहीं करता, बस तमाशा देखते रहते हैं। फिर वो धोखेबाज सभी को चेतावनी देता है, यंग मास्टर के खिलाफ अफवाहें फैलाना बेवकूफी है, ये मिशन हाई रिस्क था। हमारा नायक सुनते ही कहता है, इस धोखेबाज को जो मिला वो उसी के कर्मों का फल था। फिर वो फौरन पूछता है, बाकी बहनें कहाँ हैं? ये सुनते ही उसकी बहन का चेहरा अचानक डर से भर जाता है और वो फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। भाई अब पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्या हुआ बताओ ना। आंसू बहाते हुए लड़की कहती है, मैं बस तुम्हारा बदला लेना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक राक्षसों की बाढ़ आ गई। फ्लैशबैक में दिखता है एक खतरनाक पोर्टल फटता है और पूरा शहर अफरा तफरी में घिर जाता है। लड़की को उस राक्षसी लहर की याद आते ही डर के मारे कांपने लगती है। वो टूटी हुई सड़कों पर अपने बहनों के नाम पुकारती हुई पागलों की तरह दौड़ती है। इधर दो शिकारी आराम से टहलते हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हाँ, ये मॉन्स्टर वेव वाकई खतरनाक थी, लेकिन लड़की अकेली खड़ी रहती है, अपनी आंखों के सामने शहर को जलते हुए देखती है, राख बनते हुए। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो बर्बादी और मलबे के बीच भागती है, बिना कोई दिशा, बिना कोई उम्मीद। फिर वो जमीन पर गिर जाती है, हथेलियां छिल चुकी हैं, कपड़े फटे हुए हैं और अपनी बहनों का नाम चिल्लाते हुए चीखने लगती है। उसी पल उसे अपने भाई की याद आती है और वो पूरी तरह टूट जाती है, फूट फूट कर रोती है, सोचते हुए, भाई तुम कहाँ हो? वर्तमान में हमारा नायक अपनी बहन को गले लगाता है और कहता है, अब मत रो, हमें दूसरा मौका मिला है। उसकी आंखों में लाल चमक उभर आती है और वो गुस्से से कहता है, अब सबसे पहले चेन को भुगतना पड़ेगा। सीन कट होता है एक अंधेरी और गंदी जेल में, जहाँ दीवारों पर पुराने खून के निशान हैं और वही धोखेबाज अब कैद है। वो पागलों की तरह चीख रहा है, मैं बेकसूर हूँ, मैं तो बस एक गिफ्ट देने गया था। तभी एक जोरदार धमाका होता है और वो सलाखों से टकरा जाता है। चेहरे पर डर का साया साफ दिखता है, क्योंकि ठीक उसके पीछे अचानक एक राक्षस प्रकट हो चुका है। वो डर के मारे घुटनों पर गिर जाता है, कांपते हुए जिंदगी की भीख मांगता है। लेकिन एक भयानक चीख गूंजती है और अचानक वो जेल की अंधेरी सीलन भरी गली कुछ और लाल दागों से भर जाती है। गद्दार अब कहानी से बाहर हो चुका है और हमारा मुख्य पात्र MC ऐलान करता है कि अब लू परिवार को पूरी तरह से उलट पलट देने का वक्त आ गया है। उसकी बहन, जिसकी आंखों में अब भी आंसू हैं, सहमति में सिर हिलाती है और वादा करती है कि अब वो जो भी कहेगा वो वही करेगी। तभी उसे याद आता है कि उसे एक बहुत ही जरूरी मिशन पूरा करना है और वो मिशन है उसके भाई का नहलाना। वो उसे गोद में उठा लेती है और ऐलान करती है, अब नहाने का टाइम है। MC चिल्लाता है, मैं तेरा भाई हूं यार, लेकिन वो लड़की कहती है, अब मैं आपकी अटेंडेंट हूं और ये मेरा डेली मिशन है। और फिर जैसे ही उसने ये कहा, वो उसे खींचते हुए बाथरूम की ओर ले जाती है और MC पूरे रास्ते चिल्लाता रहता है जैसे उसकी जान निकल रही हो। कट टू बाथरूम सीन। MC अब एक वॉश बेसिन में बैठा है और उसकी बहन उसका नहाने का सामान सेट कर रही है। वो पास आती है और कहती है, चलो अब कपड़े उतारो। MC शर्म से कहता है, मैं खुद कर लूंगा, लेकिन वो तो सुन ही नहीं रही। हंसते हुए वो उसके कपड़े हवा में उछाल देती है, नीचे देखती है और चहकते हुए कहती है, कितना क्यूट है। MC पूरी तरह से शर्म से पागल हो जाता है। अंदर ही अंदर
मरने जैसी हालत हो जाती है। गुस्से से चिल्लाता है, मत देख, ये बहुत गलत है। तभी वो लड़की हंसते हुए कहती है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तुम्हें मैं नहलाऊंगी। एमसी हैरान रह जाता है, तू कर क्या रही है? वो अपनी आंखें ढक लेता है क्योंकि अब वो खुद अपने कपड़े उतार रही है। सिर्फ एक टॉवेल लपेटे हुए वो टब में उसके साथ बैठ जाती है। वो उसे नहलाते हुए गुस्से में बोलती है कि बाहर लोग कितनी तकलीफ में जी रहे हैं और अमीर लोग बस सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। एमसी की आंखों में गुस्से की चमक आ जाती है। न्याय खुद लेना पड़ता है, वो कहता है, और उसके चेहरे पर अब एक ठोस संकल्प दिखाई देता है। और तभी वो लड़की कहती है, रुको, मैं तुम्हें अच्छे से स्क्रब कर दूं। एमसी के होश उड़ जाते हैं, पूरी तरह पैनिक में आ जाता है। वे दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं क्योंकि वह इनकार करता है, लेकिन वह जिद करती है कि उसे ऐसा करने का आदेश मिला है। नहाने के बाद लड़का जमीन पर पड़ा होता है जबकि उसकी बहन उसके कपड़े समेट रही होती है। वह सोच रहा होता है कि कितना अपमानजनक है एक बड़े भाई होकर इस तरह छोटे बच्चे जैसा ट्रीट किया जाना। लड़की पूछती है, क्या हुआ? लेकिन वह मुंह फेर कर कुछ नहीं कहता। वह दुखी हो जाती है और शिकायत करती है कि वह पहले कभी उसके साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करता था। बात आगे बढ़ने से रोकने के लिए वह उठकर कहता है, अब मैं नाराज नहीं हूँ। फिर कहता है कि उसे उससे एक जरूरी बात पूछनी है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, पूछो जो पूछना है, कोई दिक्कत नहीं। एमसी पूछता है, क्या तुम्हारी विन एलिमेंट की शक्ति जाग चुकी है? और उसकी बहन इसकी पुष्टि करती है। एमसी चौंक जाता है क्योंकि अब तक की सबसे कम उम्र में अवेकनिंग की रिकॉर्ड उम्र 12 साल थी। वह सोचता है, इतनी छोटी उम्र में बिना किसी ट्रेनिंग के ये कैसे कर दिखाया? लड़की सिर्फ सिर हिलाती है और कहती है कि उसे भी ठीक से नहीं पता कैसे हुआ। वह बताती है कि अचानक एक पैनल सामने आ गया जिसमें उसके स्टैट्स दिख रहे थे और वही उसकी शक्ति जागृत करने में मदद कर रहा था। एमसी यह सुनकर पूरी तरह चौंक जाता है। पैनल? तभी उसे अपना थंडर सिस्टम याद आता है। वह इंटरफेस को देखता है और सोचता है, क्या उसका भी वही सिस्टम है? फिर वह खुद से सवाल करता है, उसकी भी अवेकनिंग और पैनल कैसे आया? लड़की देखती है कि वह खोया हुआ है, पूछती है क्या कुछ हुआ है, लेकिन वह बात को टाल देता है। वह कहता है कि अब जब उसकी शक्ति जाग चुकी है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी और बहुत मजबूत बनना होगा। लड़की गंभीरता से कहती है कि वह बहुत मेहनत करेगी। एमसी उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि सभी बहनों में वह सबसे जिम्मेदार थी। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है और दोनों रुक जाते हैं। एक नौकरानी बताती है कि डिनर तैयार है और मास्टर ने उनकी माँ को खास तौर पर उसके लिए दूध तैयार करने को कहा है। वह बहन को एक भरी हुई बेबी बॉटल पकड़ाती है। लड़की हैरानी से उसे देखती है। एमसी उसकी ओर आता है और कहता है कि अब लू परिवार के हर संसाधन का इस्तेमाल करके उन्हें ताकतवर बनना होगा और बहुत तेजी से। लड़की पूछती है, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं? मैं पहले ही अपनी पूरी ताकत से ट्रेनिंग कर रही हूँ। एमसी शरारती मुस्कान के साथ कहता है, मुंह खोलो और ताकत का रहस्य जानो। थोड़ी झिझक के साथ लड़की मुंह खोलती है, यह सोचते हुए कि अब वह क्या करने वाला है। वह उसके मुंह में बोतल डालता है और कहता है, पियो और देखो क्या होता है। वह जैसे ही दूध पीती है उसके चारों ओर बैंगनी आभा घूमने लगती है। चौंक कर वह पूछती है, इतनी शक्ति एकदम से मेरे अंदर कैसे आ रही है? एमसी बताता है कि उनकी माँ की खास शारीरिक बनावट क्रिस्टल्स को शुद्ध ऊर्जा में बदल देती है, एक ऐसा तत्व जिसे मिशन पर भी एलीट दस्तों को मुश्किल से मिल पाता है। लेकिन उनकी माँ लगातार इस शक्ति को पैदा कर सकती है। वो एक अंतहीन ऊर्जा का स्रोत है। लड़की हैरानी से कहती है कि यह तो अकेडमी में भी नहीं पढ़ाया गया। एमसी सोचता है कि जरूर नोबल परिवार कुछ गहरे राज छुपा रहे हैं और आम लोगों को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वह कहता है कि उन्हें इन सारे छुपे हुए राजों को उजागर करना होगा। लड़की फिर बोतल उसकी ओर बढ़ाती है और कहती है कि वह भी पिए ताकतवर बनने के लिए, लेकिन वह मना करता है। कहता है, तुम पहले पीकर अपना पावर लिमिट हिट करो। फिर वह चल देता है। उसकी आंखें अगले लक्ष्य पर टिकी होती हैं। वह कहता है, अब मैं भी कुछ खाने जा रहा हूँ। वह अपनी माँ के कमरे में पहुंचता है। नौकरानियां हैरानी से पूछती हैं कि वह फिर क्यों आ गया। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि लड़का घर के पूल में अपनी माँ से सीधे दूध पी रहा है। महिला शिकायत करती है, मैं पहले ही इतना दूध दे चुकी हूँ, यह छोटा सा शैतान तो बस खाता ही जा रहा है। एक नौकरानी जल्दी से दूसरी को आदेश देती है, मैडम के लिए और औषधीय भोजन तैयार करो। एमसी सोचता है अब बदले की शुरुआत होती है और फिर बिजली हवेली नुमा मकान के ऊपर गरजती है। वह कसम खाता है, मैं लू परिवार को पूरी तरह उल्टा कर दूंगा। हमारा नायक अपने कमरे के फर्श पर रेंगते हुए चेहरे पर दृढ़ नजर लिए कुछ खोज रहा है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें गद्दार घबराया हुआ चिल्ला रहा है कि तोहफा मेरे हाथ में ही था और बेतहाशा उसे ढूंढ रहा है। फिर हमारा एमसी एक फर्नीचर के नीचे झांकता है और देखता है कि गद्दार द्वारा गिराया गया छोटा सा डिब्बा वहां पड़ा है। संतुष्ट मुस्कान के साथ वह डिब्बा उठा लेता है। सोचता है कि यह परिवार के लिए जरूर बेहद कीमती होगा। वह डिब्बा खोलता है और तेज नीली रोशनी उसके छोटे चेहरे को चमका देती है। अंदर उसे एक बड़ा नीला क्रिस्टल मिलता है जिसे देखकर वह सोचता है कि क्या यह मैजिक बीस्ट क्रिस्टल है। तभी एक सिस्टम पैनल पॉपअप होता है और बताता है कि यह एक दुर्लभ थंडर एलिमेंट स्किल क्रिस्टल है। हमारा एमसी हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि स्किल्स को कल्टीवेट करने की बजाय एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है। सिस्टम समझाता है कि इवॉल्व्ड बीस्ट का शिकार करने के बाद
कभी कभी ऐसे दुर्लभ आइटम मिलते हैं। छोटा बच्चा चौंक जाता है कि ऐसी चीज भी होती है, लेकिन तुरंत शक में पड़ जाता है और पूछता है कि ये आवाज उसकी सोच कैसे सुन रही है। उसी पल वह पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। घबराहट के साथ वह समझ जाता है कि क्या हुआ है। आवाज कहती है कि वह उसकी चेतना में है, जिस पर वह हंसकर कहता है कि उसे इन सब ट्रॉप्स के बारे में नॉवेल्स से पता है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में वह गेम्स और सिस्टम वाले वेब नॉवेल्स का दीवाना एक छात्र था। उन कहानियों में मुख्य किरदार इनाम पाते हैं, पलटवार करते हैं और अपने दुश्मनों से बदला लेते हैं। गुस्से में वह चिल्लाता है कि सिस्टम बेकार है, लेकिन आवाज पलटकर कहती है कि उसके बिना तो वह दोबारा जन्म ही नहीं ले पाता। एमसी ठहरकर सोचता है और मानना पड़ता है कि रहस्यमयी आवाज की बात में दम है। हाथ बांधकर वह फिर पूछता है कि क्या उसका उसकी छोटी बहन के सिस्टम से कोई संबंध है। आवाज इनकार करती है और कहती है कि उसे जल्दी से ताकतवर बनना होगा। वह सहमत हो जाता है और गंभीर हो जाता है, जानते हुए कि हर मौके का फायदा उठाना है। फिर वह फर्श पर बैठकर पूरे ध्यान से क्रिस्टल की ऊर्जा को अवशोषित करने लगता है। तभी एक शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा उसके छोटे शरीर में बहने लगती है। कुछ पल बाद वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सफलतापूर्वक अपनी नई स्किल लाइटनिंग स्पीयर को बुला लेता है। वह हैरान रह जाता है क्योंकि यह स्किल हासिल करने में सामान्यतः 10 साल लगते। वह भाले में संकुचित शक्ति को महसूस करता है और सोचता है कि यह कितना शक्तिशाली होगा। बिना सोचे वह पूरी ताकत से उसे फेंक देता है ताकि अपना नया हथियार आजमा सके। एमसी देखता है कि उसका बिजली जैसा हमला हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। धमाके की आवाज दादाजी का ध्यान खींच लेती है, जो नौकर के साथ दौड़ते हुए वहां आते हैं। लेकिन वहां उन्हें लड़के के पिता अपने स्पॉन्जबॉब अंडरवियर में मां से शोर की शिकायत करते हुए मिलते हैं। दादाजी और छोटी बहन यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। लड़का उस बड़े छेद को देखता है जो उसने अपने नए स्किल से महल की दीवार में बना दिया है। गुस्से में दादाजी पूछते हैं कि यह किसने किया, और नौकर बताता है कि उसने कमरे से बिजली की आवाज सुनी थी। लेकिन जैसे ही वह अपने पोते को देखते हैं, उनका मूड बदल जाता है और वे उसे उठाकर उसकी नई दिव्य स्किल पर खुशियां मनाने लगते हैं। फिर वह लड़के की मां की तारीफ करते हैं, उसे परिवार के लिए उत्पादक होने के लिए धन्यवाद देते हैं। मगर लड़के के पिता पूरे मामले से चिढ़े रहते हैं और शोर की शिकायत करते हैं। इस पर दादाजी उन्हें डांटते हैं कि उन्हें अपने बेटे की असाधारण प्रतिभा पर गर्व होना चाहिए। दादाजी फिर कहते हैं कि वह अपने पोते को परिवार के सालाना शिकार महोत्सव में ले जाएंगे। कुछ पल बाद परिवार का मुखिया नौकर से पूछता है कि क्या सारी तैयारी हो गई है। बूढ़े आदमी हंसते हुए कहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को बचपन से ही अपनी असली कीमत समझनी चाहिए। माँ की गोद में बैठे हमारे नायक के चेहरे पर चिढ़ है, क्योंकि उसे पता नहीं कि वे क्या योजना बना रहे हैं। और फिर सब लोग एक लंबे गलियारे से होते हुए शिकार महोत्सव की जगह की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर दादाजी अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके सामने एक विशाल गोल द्वार खोलते हैं। द्वार खुलता है और सबके सामने तेज बैंगनी रोशनी से भरा एक विशाल घूमता हुआ पोर्टल नजर आता है। पोर्टल के सामने खड़े होकर परिवार का मुखिया सबको भीतर ले जाने की तैयारी करता है। मुख्य पात्र यह देखकर दंग रह जाता है कि लियू परिवार अपने दम पर पोर्टल खोल सकता है। यह सोचकर उसके मन में गुस्सा भर उठता है कि ताकतवर लोग कितने बड़े बड़े राज छुपाए रखते हैं, जबकि कमजोर लोग तो बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं। सब लोग पोर्टल के भीतर कदम रखते हैं और दूसरी ओर एक घने सन्नाटे से भरे जंगल में पहुंच जाते हैं। दादा उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन माँ शिकायत करती है कि वह पूरे दिन बस खाता ही रहता है। अचानक पिता आसमान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाते हैं, कुछ उनकी तरफ आ रहा है। सबकी नजर ऊपर जाती है। एक धुएं की लकीर तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। वह रहस्यमयी चीज पलक झपकते ही पेड़ों के बीच से बिजली जैसी रफ्तार से गुजर जाती है। कुछ ही पलों में एक विशालकाय कई सिर वाला अजगर सामने आता है और बेरहमी से शिकारियों के एक समूह पर हमला कर देता है। एक शिकारी उस पर वार करता है, लेकिन उसका हथियार चकनाचूर हो जाता है। दूसरा शिकारी खुद को बचाने के लिए बल क्षेत्र फोर्स फील्ड का सहारा लेता है। जब नायक और उसकी बहन देखते हैं कि सी रैंक पोर्टल में सी रैंक का पाइथन और बी रैंक का पाइथन किंग है, तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। लड़की उन शिकारियों में से एक को पहचान भी लेती है। तभी सांपों में से एक महिला शिकारी पर झपट पड़ता है। वह पूरी ताकत से कोशिश कर रही है कि उसके धारदार दांत उसे न काट पाएं। सभी की आंखें फैल जाती हैं जब लाल बालों वाली लड़की नंगे हाथों से उस दैत्य का मुंह पकड़कर खोल देती है। लेकिन सांप की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह एक ही वार में उसे दूर फेंक देता है। शिकारियों का नेता आदेश देता है, लड़ते हुए पीछे हटो। नेता ढाल से राक्षस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक शिकारी पीछे से उस पर हमला करने आता है। लाल बालों वाली लड़की दौड़ते हुए चिल्लाती है, सावधान! लेकिन शिकारी का मुक्का ढाल को चीरकर सीधे कप्तान पर लगता है।
उस वार की ताकत से अजगर से लड़ रहा शिकारी अपनी ढाल खो देता है। उसी पल विशाल अजगर पर एक शिकारी की तरफ से बैंगनी बिजली गिरती है। एक और शिकारी गुस्से से उस गद्दार पर चिल्लाता है जिसने उनके कप्तान पर वार किया था। गद्दार बस एक दुष्ट मुस्कान देता है और अगले शिकारी पर हमला करने की तैयारी करता है। एक हिंसक वार से वह शिकारी को बेरहमी से घायल कर देता है। दूसरे शिकारी की आंखें सदमे से फैल जाती हैं। वह हमलावर को पहचान चुका था। वह बताता है कि यह व्यक्ति कुयोंग है, एक अपराधी जिसे पहले सजा हो चुकी है। कुयोंग शिकारी की लाचारी पर पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर उसने उस आदमी को लात मारी, इतनी ताकत से कि वह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। घायल शिकारी सीधा उस विशाल अजगर के मुंह में पहुंच गया जो उसका इंतजार कर रहा था। हमारा छोटा नायक यह सब गंभीर चेहरे के साथ देख रहा था। उसे अपने पिछले जन्म की वह घटना याद आ गई जब कुईशान ने उसके एक दोस्त को मौत के मुंह में धकेल दिया था। खून की छींटें उस भयावह पल का प्रतीक बनकर उभर आईं। फिर उसने देखा कि उसके दोस्त एक एक करके खत्म किए जा रहे थे। वह राक्षस जिसे वे अपने ही साथियों को खिलाकर ताकतवर बना रहे थे अब सामने था, भारी, डरावना और रौबदार। क्रूर मुस्कान के साथ नायक का पिता आदेश देता है, इसे खिलाते रहो ताकि खजाना बन सके। फिर वह कुयोंग को बिना किसी झिझक उसके पिछले जन्म वाले रूप पर हमला करने का हुक्म देता है। गुर्गा तेजी से उसकी ओर झपटता है, वार करने को तैयार, लेकिन युवक अपनी शक्ति सक्रिय कर लेता है और होने वाली टक्कर के लिए खुद को तैयार कर लेता है। एस फिस्ट प्रचंड ऊर्जा से चमक उठती है जैसे ही वह पास आता है। दोनों की मुट्ठियां एक जबरदस्त शक्ति से भरी टक्कर के साथ भिड़ती हैं। नायक बताता है कि कुयोंग एक ऐसे दानव जैसा है जिसे लोगों को कुचलने में मजा आता है। यह भी सामने आता है कि लियू परिवार ने उसे बचाया था और अब वह उनका गुर्गा है। वर्तमान में उसकी बहन चिंता से पूछती है कि वे लाल बालों वाली लड़की को आखिर कैसे बचाएंगे, लेकिन नायक की आंखों में एक चमक आ जाती है जैसे उसे कोई योजना सूझ गई हो। दोस्तों, मैंने इससे इसके लेटेस्ट चैप्टर तक एक्सप्लेन कर दिया है और आप लोग मुझे कमेंट में कुछ मानवा सजेस्ट कर सकते हो। तो फिर आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।